arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। दास वंश बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक। गुलाम वंश के शासकों में बलबन सर्वाधिक प्रसिद्ध समझा जाता है। बलबन का वास्तविक नाम बलाउद्दीन था। बलबन मूल रूप से अल्बेरिया जनजाति का तुर्क था, लेकिन बचपन में वह मंगोलों के हाथों में पड़ गया और उन्होंने उसे एक सौदागर के हाथों बेच दिया। वह सौदागर उसे दिल्ली ले आया, जहां उसे इल्तुतमिश द्वारा खरीद लिया गया। बलबन का उत्कर्ष। इल्तुतमिश ने अपने नए गुलाम बलाउद्दीन की प्रतिभा और योग्यता को देखते हुए जल्द ही उसे अपने प्रसिद्ध 40 गुलामों के गुट में शामिल कर लिया। रजिया के शासनकाल में बलबन ने काफी उन्नति की और सम्मान प्राप्त किया। जब सिंहासन पर नासिरुद्दीन आसीन हुआ तो उसने बलबन को अपना वजीर नियुक्त किया। वह लगभग 20 वर्ष इस पद पर रहा। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद वह सुल्तान के पद पर आसीन हुआ और दिल्ली सल्तनत की ख्याति को विश्व भर में फैलाने में अपनी भूमिका निभाई। बलबन ने पूरे 40 वर्ष तक दिल्ली का शासन अपने हाथों में रखा। बलबन का राज्यारोहण। बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेनपुल ने कहा है कि बलबन ने विद्रोहियों और षड्यंत्रों के युग में 20 वर्षों तक सुल्तान की अथक सेवा की थी और अब वह स्वयं भारत का सुल्तान था। सुल्तान के रूप में बलबन ने 20 वर्ष तक शासन किया। इस प्रकार उसने सल्तनत को 40 वर्षों तक संभाले रखा। बलबन की प्रारंभिक समस्याएं। साम्राज्य को गठन की समस्या। नासिरुद्दीन ने एक फकीर की तरह जीवन व्यतीत किया था। वह राज्य के कार्यों में कोई विशेष रुचि नहीं रखता था, अतः उसका साम्राज्य असंगठित हो गया था। इस असंगठित साम्राज्य का संगठन करना बलबन के सामने मुख्य प्रश्न था। दरबार में गुटबंदी। दरबार में विदेशी तुर्की अमीर तथा भारतीय मुसलमानों के दो मुख्य दल थे। इन दोनों दलों के बीच पारस्परिक वैमनस्यता और ईर्ष्या की भावना थी। विरोधी सामंतों का दमन। यद्यपि दिल्ली सल्तनत में बलबन की शक्ति असीम थी, फिर भी कुछ ऐसे अमीर सरदार, सामंत एवं अधिकारी थे जो बलबन का विरोध करते थे। इन विरोधी अमीर सरदार और सामंतों की शक्ति को कुचलना भी बलबन के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या थी। 40 अमीरों का दल। गुलामों के इस गुट का दमन करके अपनी स्थिति को मजबूत करना एवं सुल्तान की शक्ति में वृद्धि करना बलबन की महत्वपूर्ण समस्या थी। शांति एवं सुव्यवस्था का प्रश्न। बलबन के सुल्तान बनने से पूर्व दिल्ली सल्तनत में अराजकता और अशांति फैली हुई थी। पंजाब तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र की स्थिति और भी दयनीय थी। पश्चिम में खोखर और मेवाती उत्पात मचा रहे थे। राज्य के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित राजपूत एवं हिंदू जागीरदार लूटपाट मचा रहे थे। दोआब में कंपिल, भोजपुर आदि स्थानों पर डाकुओं का अड्डा बन गया था, जो राह चलते लोगों को लूट लिया करते थे। मेवातियों की समस्या। शांति सुव्यवस्था के प्रश्न में सर्वप्रथम मेवातियों की चर्चा की जाती है। मेवातियों के विषय में बर्नी लिखता है कि ये बहुत ही रात्रि में नगरों पर आक्रमण कर देते थे और निवास को तहस नहस कर देते थे। लोगों को उनके भय और आतंक से रात में नींद नहीं आती थी। दिल्ली के समीप की बस्तियों को मेवातियों ने तहस नहस कर डाला था। बाजारों और व्यापारियों को अपने माल सहित यात्रा करने का साहस नहीं रह गया था। मंगोल आक्रमण का भय। मंगोल आक्रमण के चलते दिल्ली सल्तनत की पश्चिमोत्तर सीमा अत्यंत असुरक्षित हो गई थी। इस प्रकार पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोल आक्रमण से सल्तनत की सुरक्षा भी बलबन के सामने महत्वपूर्ण समस्या थी। आर्थिक समस्या। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात षड्यंत्र और विद्रोह के चलते देश की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गई थी। मंगोल आक्रमण ने इस समस्या को और जटिल बना दिया था। दूसरी ओर प्रशासन और सेना पर व्यय की मात्रा काफी बढ़ गई थी। राजकोष रिक्त हो गया था। इस रिक्त राजकोष को संपन्न बनाना और देश की आर्थिक समस्याओं को दूर करना बलबन के लिए अनिवार्य था। शासन की समस्या।
इस समय सुल्तान के पद का गौरव, उसकी प्रतिष्ठा काफी घट गई थी। बर्नी के अनुसार सरकार का भय, जो सुशासन का आधार तथा राज्य के वैभव समृद्धि का स्रोत है, लोगों के हृदय से जाता रहा और देश की दुर्दशा का शिकार हो गया था। बलबन की सैनिक उपलब्धियां। तुर्क अमीरों की शक्ति का दमन। बलबन ने शेर खां को सीमांत प्रदेश तक संरक्षण नियुक्त किया। उसने मंगोलों को परास्त किया था। वह भटिंडा, समाना, दीपालपुर, भटनेर आदि क्षेत्रों का शासक था। वह बलबन के राज्यारोहण के समय दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। इससे शेर खां के प्रति बलबन के हृदय में अविश्वास का जन्म हुआ। जब शेर खां ने सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन किया तो बलबन ने उसे विष देकर मरवा दिया। तुगरील खां का दमन। बलबन के राज्यकाल में केवल एक तुर्क सरदार ने विद्रोह किया, परंतु जिस कड़ाई और तत्परता के साथ इस विद्रोह को दबाया गया, उससे बलबन की निरंकुशता का स्पष्ट परिचय मिलता है। यह विद्रोह बंगाल के शासक तुगरील खां ने किया था। हिंदू शासकों के विद्रोह का दमन। संपूर्ण सल्तनत काल में राजपूताना के राजपूत शासकों ने तथा दोआब के हिंदू प्रधानों ने जब कभी अवसर मिला, षड्यंत्र और विद्रोह किए। बलबन के शासनकाल में स्थिति सर्वथा भिन्न नहीं थी। इन क्षेत्रों में राजपूत शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी तथा अनेक हिंदू प्रधानों ने लूटपाट करने के नियमित कार्यक्रम बना लिए थे। बलबन जैसे कट्टर सुन्नी शासक के लिए हिंदुओं के इन विद्रोहों और उत्पातों को सहना कठिन था। अतः धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर उसने हिंदू विद्रोहों का दमन शुरू किया। मेवातियों का दमन। बलबन ने प्रथम वर्ष के अंत में मेवातियों का दमन प्रारंभ किया। बलबन ने दिल्ली छोड़कर मेवातियों के राज्य में जाकर उनके दमन के लिए वहां अपनी सेनाओं का पड़ाव डाला। इस क्षेत्र के जंगलों का सफाया कर दिया गया। बलबन की सेना ने मेवातियों को कुचल डाला। 12 वर्ष से अधिक उम्र के सभी मेवाती पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। पंजाब में शांति की स्थापना। उसने पंजाब में स्थित स्वतंत्रता प्रिय लड़ाकू जातियों के विरोध का अंत किया तथा उन्हें परास्त कर अपने अधीन कर लिया। बलबन ने विद्रोहों के दमन में संघारात्मक एवं रक्त पिपासु नीति का पालन किया। विरोधियों के प्रति उसने अमानुषिक और कठोर नीति अपनाई। उसकी इस नीति को इतिहास में रक्त और लौह की नीति के नाम से जाना जाता है। मंगोल आक्रमण। मंगोलों की शक्ति में मध्य एशिया में निरंतर वृद्धि हो रही थी। मंगोलों ने बगदाद और गजनी पर अधिकार कर लिया था। उनके भारत पर आक्रमण करने का भय सदैव बना रहता था। बलबन ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर पंक्तिबद्ध दुर्गों का निर्माण करवाया तथा योग्य सेनापतियों को दुर्ग की सुरक्षा का भार सौंपा गया। मंगोलों ने निरंतर आक्रमण करके उत्तरी पंजाब को लूटा। मोहम्मद खां एवं बुगार खां की सम्मिलित सेनाओं ने मंगोलों पर अत्यधिक कठिनाइयों के साथ विजय प्राप्त की। बलबन के रक्त और लौह नीति का महत्व। विद्रोहों एवं विरोधियों के दमन के साथ ही साथ इस नीति ने जनता के मन में भय का संचार किया और इस भय के चलते ही भविष्य में सुल्तान के विरुद्ध सिर उठाने की किसी में हिम्मत नहीं रह गई। देश में शांति सुव्यवस्था की स्थापना हो जाने के बाद बलबन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए गए, जिससे साम्राज्य अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ हो सका। किंतु इस नीति में अधिक व्यस्त हो जाने से सुल्तान को साम्राज्य विस्तार का मौका नहीं मिला। बलबन का शासन प्रबंध। बलबन का राजत्व संबंधी सिद्धांत। बलबन के समक्ष सबसे पहली चुनौती सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना था। उसके पूर्व शासक नासिरुद्दीन के कार्यकाल के अंतिम दिनों में सुल्तान की प्रतिष्ठा अत्यंत कम हो गई थी। प्रजा के मन में सुल्तान के प्रति भय अथवा श्रद्धा नहीं थी। बलबन ने सुल्तान की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का संकल्प किया। बलबन के राजत्व संबंधी सिद्धांत के प्रमुख तत्व थे। राजा का दैवीय अधिकार। बलबन ने राजत्व के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है तथा उसके भीतर ईश्वर की दिव्य ज्योति होती है। राज्य का शासन चलाने के लिए उसे ईश्वर से विशेष प्रेरणा मिलती है तथा वह आम लोगों से अलग होता है। बर्नी के अनुसार उसने अपने पुत्र को शिक्षा देते हुए कहा था कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है।
उसे अपने पद की शोभा तथा गौरव बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। ताज के महत्व में वृद्धि। बलबन ने ताज के महत्व को बढ़ाया। बलबन ने राजत्व के सिद्धांतों का स्वयं अक्षरशः पालन किया। सुल्तान बनते ही उसने प्रजा एवं अमीरों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वह नाच गाने में सम्मिलित नहीं होता था और न ही शराब पीता था। वह सदा गंभीर रहता था एवं मुस्कुराहट उसके मुख पर दिखाई नहीं पड़ती थी। राज दरबार में किसी को हंसी मजाक करने की अनुमति नहीं थी। स्वच्छ व्यक्तिगत जीवन। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए शराब का सेवन छोड़ दिया तथा वह आमोद प्रमोद एवं रास रंग से दूर रहने लगा। वह धार्मिक कार्यों को निष्ठा एवं नियम पूर्वक संपन्न करता था। वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था तथा धार्मिक स्थलों की यात्रा करता था। वैभवशाली दरबार। जनता को प्रभावित करने के लिए बलबन ने भव्य एवं वैभवशाली दरबार लगाना प्रारंभ किया। दरबार में ईरानी विशिष्टाचार प्रारंभ किया गया। दरबार में उसने सुल्तान के अभिवादन के लिए सिजदा तथा पायेबोस की प्रथा प्रारंभ की। दरबार में कोई शराब पीकर नहीं आ सकता था। दरबार में केवल प्रधानमंत्री ही उससे बात कर सकता था। वह दरबार में बहुमूल्य वस्त्र पहनकर आता था तथा दरबारियों को भी दरबारी पोशाक में आना आवश्यक था। उसके दरबार में भव्यता एवं वैभव को देखने दूर दूर से लोग आते थे। इस प्रकार कठोर नियमों व नीतियों का पालन कर बलबन ने सुल्तान एवं ताज की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। 40 मंडल का दमन। इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 मंडल के सदस्य अत्यंत स्वार्थी, अभिमानी एवं शक्तिशाली हो गए थे तथा राजा को कठपुतली समझते थे। बलबन ने इनका दमन करने तथा प्रजा की नजरों में इन्हें गिराने के लिए साधारण अपराधों के लिए भी कठोर दंड दिए। कुछ का कूटनीति के द्वारा एवं कुछ का विष देकर सफाया करवाया। इस प्रकार बलबन ने अत्यंत कठोर एवं बर्बर तरीके से 40 मंडल का दमन किया। उलेमाओं की उपेक्षा। तुर्की राज में उलेमाओं की स्थिति बहुत दृढ़ थी तथा दिल्ली की राजनीति पर उनका गहरा प्रभाव था। वह उलेमाओं से केवल धार्मिक विषयों पर परामर्श करता था। राजनीति में उलेमाओं का हस्तक्षेप बंद करवा दिया गया। शक्तिशाली केंद्रीय शासन। बलबन ने केंद्रीय सत्ता को सुदृढ़ किया ताकि प्रांतीय शासन पर अंकुश लगाया जा सके। नीति निर्धारण का कार्य स्वयं बलबन करता था। बलबन ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति उच्च पद पर नियुक्त न हो सके। वह प्रांतीय सूबेदारों का एक प्रांत से दूसरे प्रांत में स्थानांतरण करता था ताकि कोई भी सूबेदार अत्यंत शक्तिशाली न बन जाए। संगठित एवं शक्तिशाली सेना। बलबन ने शक्तिशाली सैन्य संगठन की स्थापना की। उसने नवीन अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण कराया तथा सेना में भर्ती के लिए कठोर नियम बनाए। उसने पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई तथा नए दुर्ग बनवाए ताकि दुश्मनों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके। सैनिकों को नगद वेतन प्रदान किया जाने लगा। सक्षम गुप्तचर व्यवस्था। अपने विशाल साम्राज्य पर निरंकुश शासन के लिए बलबन ने सक्षम गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। इस व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने के लिए उसने अपार धन खर्च किया। देश के संपूर्ण भाग में गुप्तचरों का जाल बिछा था। वे अपने कार्य क्षेत्र में होने वाली प्रमुख घटनाओं की जानकारी सुल्तान को भेजते थे। गुप्तचरों को आकर्षक वेतन दिया जाता था तथा वे अन्य पदाधिकारियों एवं सेनापतियों के नियंत्रण में नहीं थे। न्याय व्यवस्था। बलबन एक न्यायप्रिय शासक था। उसकी निष्पक्ष न्याय व्यवस्था में उच्च पदाधिकारी, अमीर गरीब, नाते रिश्तेदार सभी से एक समान व्यवहार किया जाता था। न्याय के संबंध में वह बहुत कठोर था तथा अपराध करने पर वह बड़े से बड़े अधिकारी को दंडित करता था। उसका शासन शक्ति एवं न्याय के सद्गुणों पर आधारित था। बलबन की हिंदुओं के प्रति नीति। बलबन राजनीतिक विषयों में उलेमाओं के प्रभाव से मुक्त था, किंतु इससे हिंदू जनता को कोई राहत नहीं मिली। हिंदुओं की स्थिति बलबन के शासनकाल में अच्छी नहीं थी। बर्नी ने लिखा है कि बलबन ब्राह्मणों का बड़ा शत्रु था और उनको समूल नष्ट करना चाहता था।
क्योंकि वह उन्हें कुफ्र की जड़ समझता था। बलबन की मृत्यु। 1285 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारियों का वीरतापूर्वक सामना करते हुए दीपालपुर के निकट बलबन के सबसे योग्य एवं ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद की मृत्यु हो गई। बलबन ने मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। वह उसका सबसे प्रिय पुत्र था। उसकी मृत्यु से वृद्ध सुल्तान को गहरा सदमा हुआ और सन 1286 ईस्वी में थोड़े दिनों के बाद लगभग 80 वर्ष की उम्र में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन के कार्यों का मूल्यांकन। पूर्व मध्यकालीन युग के सुल्तानों में बलबन को अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। लगभग 40 वर्ष तक सल्तनत की बागडोर बलबन के हाथों में रही और 20 वर्ष तक स्वयं सुल्तान के रूप में राजकाज चलाया। उसका मुख्य उद्देश्य भारत में नवस्थापित तुर्की सल्तनत को संगठित करना था और उसे इस कार्य में सफलता मिली। बलबन ने एक बार स्वयं कहा था, मैं जो भी करता हूँ वह निर्दयी लोगों की निर्दयता रोकने के लिए और कानून के सामने सबको बराबर बनाने के लिए ही करता हूँ। किसी भी राज्य का सम्मान उसकी प्रजा के सुख तथा समृद्धि में ही निहित होता है। बलबन केवल एक वीर सेनापति तथा योग्य शासक ही नहीं था, बल्कि वह साहित्य एवं विभिन्न कलाओं के प्रति असीम प्रेम रखता था। वह स्वयं एक सुशिक्षित व्यक्ति था और विद्वानों की संगति उससे प्रिय थी। बलबन विद्या और शिक्षा का महान पोषक था। बलबन की मृत्यु के बाद दास वंश का पतन प्रारंभ हो गया। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।